एवरीबॉडी। आज मैं आप लोगों को टाइम सीरीज़ का थर्ड पार्ट देने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने आप लोगों को 2 वीडियो शेयर किया है, जिसमें आपने पहला जो वीडियो है टाइम सीरीज़ का, उसमें आपने टाइम सीरीज़ का अर्थ, काल श्रेणी का अर्थ, परिभाषा, उसका क्या महत्व है और उसके क्या संघटक हैं, इन सारी चीज़ों को आपने वहाँ पर देखा। जो दूसरा वीडियो था उसमें हमने सेकंड पार्ट जो है काल श्रेणी का, उसमें मैंने आप लोगों को काल श्रेणी विश्लेषण के 2 मॉडल बताए हैं। एक मॉडल था जिसको हम योग निदर्श बोलते हैं या एडिटिव मॉडल बोलते हैं। इसके बाद जो दूसरा मॉडल था वो था गुणन निदर्श या मल्टीप्लिकेशन मॉडल। ये 2 मॉडल आपने देखा था जिस पर काल श्रेणी का विश्लेषण आधारित है। इसके बाद हम लोगों ने जो दीर्घकालीन प्रवृत्ति है, जो लॉन्ग मूवमेंट्स होते हैं या जिसको हम सेक्युलर ट्रेंड बोलते हैं, इसको ज्ञात करने के कुछ मेथड्स हैं जो आपको पढ़ना है। दीर्घकालीन प्रवृत्ति को, लॉन्ग मूवमेंट्स या सेक्युलर ट्रेंड को मापने की 4 विधियां हैं। पहला और दूसरा मैंने आप लोगों को बताया है, जिसमें पहले में आप लोगों ने देखा है जो मेथड है वो है मुक्त हस्त वक्र विधि, जिसको हम फ्री हैंड कर्व मेथड बोलते हैं। इसमें आप इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट किया जाता है, बनाया जाता है। इसके लिए आपने देखा था कि OX अक्ष पर आप हमेशा जो समय होता है वो जो किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वो ईयर हो, चाहे वो मंथ हो, महीना हो, सप्ताह हो, दिन हो, किसी भी रूप में हो सकता है, तो उसको हम OX अक्ष में समय को दिखाते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, स्वतंत्र चर होता है। और OY अक्ष पर हम जो समय के साथ समय के विभिन्न बिंदुओं पर जो चर के मूल्यों को दिखा लेते हैं, उसको हम OY अक्ष पर दिखाते हैं, जो कि आश्रित चर होता है। फिर हम समय और OY अक्ष पर जो मूल्य दिए हुए हैं उनको मिला करके पॉइंट लेते हैं और डॉट्स बनाते जाते हैं, प्लॉट करते हैं उसको, और जब पूरा प्लॉट हो जाता है तो हम उसको रेखा से बनाते हैं, लाइन बिंदुओं को जोड़ते हैं, तो हमको एक उतार चढ़ाव वाला वक्र मिलता है, जिसमें आप फ्लक्चुएशंस देखते हैं, अप एंड डाउन फ्लक्चुएशंस देखते हैं। तो फिर क्या होता है कि जो लोएस्ट वैल्यू है और जो हाईएस्ट, यानी जो छोटा मूल्य है और जो बड़ा मूल्य है, उसको ध्यान में रख करके फिर हम एक सीधी रेखा फ्री हैंड से खींचते हैं। ये जो रेखा होती है जिसको हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं, जिसको हम प्रवृत्ति रेखा बोलते हैं, ये प्रवृत्ति रेखा जो ओरिजिनल, जो एक्चुअल डेटा से हमने जो प्लॉट किया था, जो ऊपर नीचे बना हुआ रहता है, इसके बीच से होके जाती है, जो उसके एवरेज को, उसके औसत को बताती है। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड था, जो डायग्राम की सहायता से काल श्रेणी का विश्लेषण, यानी जो दीर्घकालीन प्रवृत्ति है, उसको ज्ञात किया जाता है। इसके बाद जो दूसरा मेथड है वो है अर्ध मध्य रीति। ये जो इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेमी एवरेज मेथड। सेमी एवरेज मेथड में जो सीरीज़ होता है, समय के साथ जो वैल्यूज़ होते हैं, उस आंकड़ों के इस सीरीज़ को हम 2 बराबर भागों में बांटते हैं, 2 ग्रुप बनाते हैं। 2 बराबर भागों में बांट करके फिर उनका समूह योग करते हैं और फिर उसका हम अर्ध मध्यक निकाल करके वर्ष को ध्यान में रखते हैं। जैसा कि इसके पहले आपको मैंने बताया था, पहले के वीडियो में एक हमने क्वेश्चन दिया था, जिसमें आपने जो ईयर देखा था वो 12 था, काउंट करने से वो इवन, यानी वो सम संख्या में था। अब इसको फिर हमने क्या किया था कि समूह योग किया था। समूह योग करने के लिए हमने जो वैल्यूज़ हैं उसको हमने 2 बराबर भागों में बांट दिया। तो प्रथम 6 मिला और दूसरा जो ग्रुप है, दूसरा 6 का ग्रुप हमने लिया, और जो इसके बाद फिर समूह योग किया जाता है। समूह योग करने के बाद उसको लिखने का एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है, उसको कहीं भी नहीं लिखा जाता है। उसको लिखने का तरीका ये है कि ये जो पहला समूह योग है उसके बीच में उसको लिखा जाता है, यानी वो बीच बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। तो इसके लिए जब पहला ग्रुप 6 का है तो सेंटर हमको बिल्कुल
मिलेगा कहाँ पर, 3 3, ऊपर के 3 और नीचे के 3, ये तो सेंटर जो है वो बीच के वर्ष में आ रहा है, यानी 94 और 95 के बीच में। तो इसलिए हमने उसको लिखा, वहाँ एग्जैक्ट ईयर आपको दिखाई नहीं देगा। जब भी सम संख्या में होगा, जब भी इवन नंबर में होगा, तो हमको एग्जैक्ट वर्ष पता नहीं चलेगा, वो 2 वर्षों के बीच में आएगा। और फिर आप अर्धमध्यक और वर्ष निकाल औसत वर्ष देखते हैं और उसको लिखने का पैटर्न उसी पैटर्न में आप लिखेंगे। दूसरा जो ग्रुप था आपने देखा था, उसका भी टोटल किए और उसको भी बीच में लिखे, तो 2 वर्ष के बीच में है, 2000-2001 के। और फिर जब ये हम निकाल लेते हैं, ये टेबल जब हम बना लेते हैं, तो उसके बाद हमको ग्राफ पेपर पर उसको प्लॉट करना पड़ता है और ट्रेंड को हमको दिखाना पड़ता है। तो इसके लिए हम, जैसा आपने देखा, ओ एक्स अक्ष पर और ओ वाई अक्ष पर जो मूल्य होंगे, इनको आप इधर ईयर ले लेंगे ओ एक्स अक्ष में, और ओ वाई अक्ष में जो ओरिजिनल डेटा है, जो आपको क्वेश्चन के साथ दिया, जो मूल समंग क्वेश्चन के साथ दिया रहेगा, उसको आप पहले प्लॉट करेंगे। प्लॉट जब कर लेंगे तो उसके बाद आप ये जो अर्धमध्यक मिला है, 2 ग्रुप बनाए, तो 2 जो अर्धमध्यक मिला है और वर्ष आपको पता चल गया है, तो उस वर्ष को ध्यान में रख करके आप उस अर्धमध्यक को आप डॉट लगाएंगे और फिर सीधी रेखा से उन दोनों डॉट को, 2 ही डॉट लेंगे आप, और उस सीधी रेखा से आप उसको जोड़ लेंगे। तो इसको आपने डायग्राम, मैंने आप लोगों को कल डायग्राम से भी इसको बताया था कि कैसे इसको बनाना है। ये आप लोग इसको देख चुके हैं। जैसा ये था, ये मैं आपको एक बार और डायग्राम में दिखा देती हूँ। ये जो डॉट्स हैं, जो ऊपर नीचे ये जो है वक्र है, ये मूल समंग वक्र है, एक्चुअल डेटा वक्र है। और जो डैश डैश करके दिखाया गया, बिंदु रेखा से दिखाया गया, वो ट्रेंड है जो सॉरी ये तो फर्स्ट वाले का है, यानी ये फ्री हैंड कर्व मेथड का है। अर्धमध्यक वाला आपको कल मैंने ड्रॉ करके आप लोगों को कल मैं दिखा चुकी हूँ कि इसको कैसे बनाते हैं अर्धमध्यक का। अब इसके बाद हम लोग एक आज क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें हम लोग आज ऑड नंबर में यदि क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ऑड नंबर में दिए होने पर आप उसको कैसे करेंगे सॉल्व, ये मैं आप लोगों को एक बता देती हूँ। यहाँ आप लोग देखेंगे, यहाँ एक क्वेश्चन है, निम्न समंकों से अर्धमध्यक विधि द्वारा उपनति का निर्धारण कीजिए। उपनति का निर्धारण कीजिए। डिटरमाइन द ट्रेंड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय सेमी एवरेज मेथड। ये जो क्वेश्चन है आप देखेंगे, ईयर जो है 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2 और ये है 2003। फिर निर्यात, साथ में जो दूसरा जो चर है वो है निर्यात करोड़ रुपए में, एक्सपोर्ट इन करोड़ रुपीज़, 576, 576, 96, 87, 10। ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इस तरह से इसको हम पहले लिख लेंगे। इसको हम पहले यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। पहले कॉलम बनाएंगे, उसमें ईयर को लिख लेंगे। दूसरे कॉलम में हम जो एक्सपोर्ट के वैल्यूज़ हैं उसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम इसका 2 ग्रुप बनाएंगे। 2 ग्रुप बनाने के लिए हम पहले से, क्योंकि कितना है इसको पहले गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 का है। 11 का है तो 5 का ग्रुप बनेगा, है ना। तो पहला से 1 2 3 4, ये 5 का ग्रुप बना। ठीक है। फिर इसको 5 के ग्रुप के बाद 6वें को हम छोड़ देंगे। मैंने 5 का ग्रुप बनाया और फिर नीचे से 1 2 3 4 5, बीच का जो वर्ष है उसको हमको छोड़ना पड़ेगा। हमेशा कभी भी लास्ट का मत छोड़ना। हमेशा अर्धमध्यक में जब भी विषम संख्या में होता है, ऑड नंबर में होता है, तो बीच का ईयर जो है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, ध्यान नहीं देते हैं। अब ये 5 का ग्रुप बन गया और ये नीचे 5 का ग्रुप बन गया। अब हम लोग इसका समूह योग करेंगे, ग्रुप टोटल करेंगे। जब आप टोटल करेंगे तो 5 7 6 5 7, ये 1 2 3 4 5, इनका टोटल किया।
अब लिखना कहाँ है आपको मालूम है, बीच में लिखना है। अब इसका बीच हमको एग्जैक्टली मिला, देखो 1 2 और ये 1 2, नीचे 1 2 हो गए जोड़ी, ऊपर 2 जोड़ी हो गए, बीच वाला, तो हमको 95 ईयर एग्जैक्टली मिले। जब वो सम संख्या में था, इवन नंबर में था, तो 2 ईयर के बीच में आ रहा था। लेकिन जब ऑड नंबर में होता है, इस तरह विषम संख्या में होता है, तो हमको एक ईयर एग्जैक्टली 1 ईयर हमको क्लियर दिखाई दे देगा। उस ईयर के सामने आप सिग्मा x1 इज इक्वल टू 30, x1 इसलिए लिखा है क्योंकि ये पहले ग्रुप का आपने टोटल निकाला है, सिग्मा x क्या है। अब जो दूसरा ग्रुप है उसमें आपने लिया है 99 से लेकर के 2003 तक। इसमें जो वैल्यूज़ हैं उसको आप 99 से लेकर के 2003 तक, ये सेकंड ग्रुप है। इसमें जो वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को आप इस तरह जोड़ दीजिएगा, तो वो सिग्मा x2 इज इक्वल टू 40। इसका भी ईयर देखिए एकदम बीच में हमको मिल गया, 2 ऊपर छोड़ा 2 नीचे, बीच में, तो 2001 आपका आ रहा है। जब इसको हम लिख लें तो अब उसका अर्धमध्यक निकालेंगे, सेमी एवरेज निकालेंगे, तो सिग्मा x बार 1 इज इक्वल टू सिग्मा x1 अपॉन n इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 5 का ग्रुप बना इसलिए 5 से डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू डिवाइड किया तो 6 आया। यहाँ भी वो सीखिए सिग्मा x2 अपॉन n, तो x2 आपका कितना है 40 डिवाइडेड बाय ये 5 का ग्रुप है, 5 से तो 8 आ गया। आपने देखा कि वर्ष कौन सा आ रहा है 1995, यहाँ पर वर्ष कौन सा आ रहा है 2001। एग्जैक्ट वर्ष आपको 2 पता चल गया, एक 95 और एक 2001। तो जबकि आपने जब सम संख्या में पढ़ा था तो वहाँ पर 2 वर्ष के मध्य में आ रहा था, है ना। तो इस तरह से आप अर्धमध्यक निकालेंगे और एवरेज ईयर आपको पता चल जाएगा। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद आप इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। मैं एक प्लेन पेपर से इसको ड्रॉ करी हूँ आपको बताने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको पैमाना मानना है, आपको बताया था स्केल मानना है, और 1 सेंटीमीटर जैसे मैंने लिखा है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 वर्ष, और यहाँ पर 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 करोड़ रुपीज़, 1 करोड़ रुपए। तो 2 सेंटीमीटर का गैप लेकर के मैंने OY में दिखाया। जब ये आप मान लेंगे उसके बाद आप सीधा प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के लिए ईयर और मूल समंक को पहले लेंगे। ईयर है 93 में कितना था, ये 5 करोड़ था, 93 में आप उसको 5 करोड़ ले लिए। फिर 94 में ये 7 करोड़ था, तो 94 में ये 7 करोड़। तो इस तरह से ये जो डॉट्स हैं इसको जोड़ते गए तो हमको इस तरह से ये एक कर्व मिला जो है वास्तविक मूल्य वक्र, जिसको हम एक्चुअल डेटा कर्व या ओरिजिनल डेटा कर्व भी कहते हैं, जो कि क्वेश्चन में आपके दिया रहेगा, उसको आपको यहाँ प्लॉट करना है। फिर आपने जो 2 अर्धमध्यक निकाले, एक मिला आपको 6 और दूसरा मिला आपको 8। अब इसको ड्रॉ करने के लिए, ये 2 बिंदुओं को ड्रॉ करने के लिए आपको ईयर देखना है ना। तो इसका ईयर है 95, तो ये 6 और 8 है ना। तो इस अर्धमध्यक का ईयर है 95 और इसका है 2001। तो हम लोग 95 में ले लेंगे, 6 था, 6 ले लेंगे, और फिर 2001 में कितना था 8, 2001 में एग्जैक्टली आ जाएगा 8। इन 2 डॉट्स को ड्रॉ सीधा डैश 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 यानी बिंदु रेखा से आप उसको ड्रॉ कर देना, ताकि पता चले कि कौन सा उन्नति रेखा और कौन सा। तो एक को आप सीधी लकीर मतलब लकीर से ड्रॉ करना और दूसरे को डैश डैश कर देना। तो ये मैंने बनाया है। तो ये है उपनति रेखा जो अर्धमध्यक के आधार पर बनाया, और ये है वास्तविक मूल्य वक्र जो आपके क्वेश्चन में दिया रहता है। तो इस प्रकार कभी भी विषम संख्या में दिया रहेगा, अगर आपके पास सीरीज विषम संख्या में है तो आप क्या करेंगे, आप बीच के वर्ष को छोड़ना, पहले ग्रुप ऊपर बना लेना, नीचे से ग्रुप बना लेना और बीच के वर्ष को छोड़ना। सम संख्या में इवन नंबर में रहता है तो ये प्रॉब्लम नहीं आता, आपका ग्रुप जो है वो बराबर आ जाता है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे जो नया है वो हम लोग देखेंगे। सेमी एवरेज मेथड आपका हो गया है। अब हम लोग आते हैं नया मूविंग एवरेज मेथड, यानी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं
मूविंग एवरेज मेथड यानी चल माध्य रीति इसको बोलते हैं, है ना। ये आता है, ये है आपके सामने मूविंग एवरेज मेथड, ठीक है। ये है आपका थर्ड मेथड, दीर्घकालीन प्रवृत्ति को ज्ञात करने का, सेक्युलर ट्रेंड को ज्ञात करने का ये तीसरा मेथड है, मूविंग एवरेज मेथड। हिंदी में इसको चल माध्य रीति कहते हैं। अब मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता दूं कि ये जो चल माध्य रीति है, इसका जो यूज़ है, इसका जो प्रयोग है, ये दीर्घकालीन प्रवृत्ति यानी सेक्युलर ट्रेंड, फिर अल्पकालीन उच्चावचन जो शॉर्ट पीरियड फ्लक्चुएशंस होते हैं, जिसमें हम सीजनल वेरिएशंस को और चक्रीय परिवर्तन को भी लेते हैं। ये चक्रीय परिवर्तन, साइक्लिकल वेरिएशन और इरेगुलर वेरिएशन, अनियमित परिवर्तन, यानी इन सभी परिवर्तनों के लिए, इन सभी प्रकार के परिवर्तनों को जो वेरिएशंस हैं, चाहे वो सेक्युलर हो, चाहे वो शॉर्ट पीरियड हो, चाहे वो इरेगुलर, लॉन्ग पीरियड जो है, लॉन्ग मूवमेंट जो है, सेक्युलर जो ट्रेंड है वो दीर्घकालीन है, लॉन्ग पीरियड है, और जो साइक्लिकल वेरिएशन है जिसको हम हिंदी में मौसमी परिवर्तन बोलते हैं, और चक्रीय परिवर्तन जिसको इंग्लिश में साइक्लिकल वेरिएशन कहते हैं, ये अल्पकालीन हो जाता है। सीजनल वेरिएशन जो होता है, मौसमी परिवर्तन, वो एक साल के अंदर हम देखने को दिखते हैं, और जो चक्रीय परिवर्तन है वो एक साल से अधिक का होता है। इरेगुलर वेरिएशन जो है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, अनियमित परिवर्तन, ये अनियमित परिवर्तन आकस्मिक रूप से कभी भी अचानक हो जाता है, इसके बारे में कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते, ये जो इरेगुलर वेरिएशन है। तो इन सभी प्रकार के जो वेरिएशंस हैं, ये सभी प्रकार के जो परिवर्तन हैं, उसको ज्ञात करने के लिए चल माध्य रीति का प्रयोग यानी मूविंग एवरेज का प्रयोग किया जाता है। ये देखा गया कि ये जो मेथड है, इसके अंतर्गत जब हम काल श्रेणी का विश्लेषण करते हैं, तो जो समग्र श्रेणी है, जो एक्चुअल में जो डेटा है आपके पास, है ना, उसकी संख्या अधिक रहेगी, और जो आप चल माध्य निकालेंगे, मूविंग एवरेज निकालेंगे, उसकी संख्या कम हो जाती है, ठीक है। जो समग्र श्रेणी यानी जो सीरीज़ रहेगा आपके पास, डेटा का जो सीरीज़ है वो अधिक रहेगा, और जब आप चल माध्य निकालेंगे तो वो सीरीज़ की तुलना में कम हो जाता है। क्यों कम होता है? इसका कारण ये बताया गया कि जब हम मूविंग एवरेज निकालते हैं तो लास्ट का वर्ष जो है वो छूट जाता है, इसलिए वो संख्या जो है वो कम हो जाती है। ये जो चल माध्य होता है, जो मूविंग एवरेज होता है, वो जनरली यदि हम देखें, सामान्य तौर पर देखें, तो ये 3 वर्षीय होता है, निकाला जाता है, पंचवर्षीय निकाला जाता है, और सप्तवर्षीय यानी 3 years मूविंग एवरेज निकाला जाता है, 5 year मूविंग एवरेज निकाला जाता है, और 7 year मूविंग एवरेज निकाला जाता है। ये सामान्य है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जब चल माध्य निकालते हैं तो चल माध्य को हमेशा जब लिखा जाता है तो इसका भी एक पैटर्न होता है। जैसे आपने अर्धमध्यक रीति में देखा, वैसे चल माध्य रीति में भी जो भी मूविंग चल माध्य योग होगा, या चल माध्य योग, या जिसको हम बोलते हैं चल माध्य, जो आप निकालेंगे, मीन निकालेंगे या जो टोटल करेंगे, उसको लिखने का एक पैटर्न होता है, उसको भी बीच में लिखा जाता है। मान लो 3 वर्षीय योग आप निकाल रहे हैं, तो पहला वर्ष का, दूसरा वर्ष का, तीसरे वर्ष का, इन 3 वर्ष के योग को आप जोड़ लेंगे, लेकिन लिखेंगे कहाँ पर? बीच के वर्ष में। तो पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष लिखेंगे कहाँ पर? दूसरे वर्ष के सामने, क्योंकि 3 में दूसरा वाला बीच में आएगा। फिर ऊपर का छोड़ेंगे, पहला छोड़ेंगे, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा को जोड़ेंगे, लिखेंगे तीसरे के बीच में। इस तरह से लिखा जाता है। तो इसको भी निकालने का एक सूत्र बताया गया है, और सूत्र है, ये दिख रहा होगा आपको, n+1/2। n का मतलब है कितने वर्ष का चल माध्य आप निकाल रहे हैं, आपको निकालना है। जैसे 3 वर्षीय चल माध्य निकालना है तो फार्मूला हो जाएगा 3+1/2।
ये हो जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 2, यानी ये लिखेंगे कहाँ, दूसरे वर्ष के सामने आप लिखेंगे। यदि मान लीजिए 5 वर्षीय चल माध्य आप निकाल रहे हैं, 5 वर्षीय चल माध्य यदि आपको निकालना है तो 5 ईयर मूविंग एवरेज, तो n+1/2 इज इक्वल टू 5+1/2 6/2 इज इक्वल टू 3, तीसरे वर्ष के सामने लिखेंगे। तो 5 के लिए आप क्या देखिए, 2 ऊपर का छूटा है, 2 नीचे का, बीच का, और एक बार जब आप प्राप्त कर लेते हैं तो वो सीरीज वो कंटिन्यूएशन में आ जाता है। ठीक है, चल माध्य निकालने का सूत्र भी है। ये तो वर्ष के लिए आपकी कहाँ पर लिखना है, आपको जो योग निकालेंगे या जो माध्य निकालेंगे वो कैसे लिखना है, ये उसके लिए सूत्र है। चल माध्य निकालने का, मूविंग एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला है वो है, जैसे 3 वर्ष 3 ईयरली मूविंग एवरेज निकालना है तो है a+b+c/3, 3 वर्ष का है तो 3 से भाग देंगे। फिर b, अब देखो a छूट गया, b+c+d हो जाएगा, ऊपर का एक छूटेगा वर्ष, नीचे का एक वर्ष ऐड होता जाएगा, डिवाइडेड बाय 3। फिर b हट गया, c+d+e/3। तो आप क्या देख रहे हैं कि हर एक बार ऊपर का एक वर्ष छूटता जाएगा और नीचे का एक वर्ष ऐड होता जाएगा। यहाँ जैसे इसी चीज़ को मैं ये अल्फ़ाबेटिक में लिए, अगर मैं इसको नंबर में लूँ 1+2+3/3, अब 1 हट जाएगा, 2+3+4/3, अब 2 हट गया, 3+4+5/3, ये दिख रहा है आपको। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार यदि 5 वर्षीय चल माध्य निकालना है तो a+b+c+d+e, ये 5 हो गए, भागित 5 डिवाइड करेंगे 5 से। अब a छूट जाएगा, b+c+d+e+f, यानी ऊपर का एक वर्ष छोड़ा, नीचे से एक वर्ष को बढ़ा लिया, भागित 5। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, ये आपके सामने है फॉर्मूला। अगर इसको हम अंकों में फिगर में देखें तो 1+2+3+4+5, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5, 1 छूट जाएगा, 2+3+4+5+6 डिवाइडेड बाय 5। तो ये पैटर्न है, ये समझाने के लिए कि आप कैसे एक लिखेंगे बीच के वर्ष में, ये हमने बताया। और हर बार जितना का आपको चल माध्य निकालना है, जितने वर्ष का, तो ऊपर का एक वर्ष छोड़िएगा और नीचे का एक वर्ष लेते जाइएगा। तो इस प्रकार से हम चल माध्य यानी मूविंग एवरेज को निकालते हैं। चलिए अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट द 5 years मूविंग एवरेज, यानी ये क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हिंदी में बता देते हैं कि ये बोल रहे हैं चल माध्य पंचवर्षीय चल माध्य निकालिए, निम्न आंकड़ों से पंचवर्षीय चल माध्य ज्ञात कीजिए, यानी 5 year मूविंग एवरेज फाइंड आउट करना फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो ये है ईयर, देखो ईयर है 82, 83, 84, 85 करके ये लिया है 96 तक। अब प्राइस है, प्राइस ये है एक्चुअल में शुगर का प्राइस। ठीक है, ये देखो ये प्राइस दिया है, ये है पहला क्वेश्चन। मैं मूविंग एवरेज का मैं यहाँ बता रही हूँ, ये ईयर हो गया और ये प्राइस हो गया। ये एक्चुअल में यहाँ नहीं शो कर रहा है, ये है शुगर का प्राइस। ठीक है, अब ये जैसे 1982 में 20 रुपीज़ है, 83 में 25 और ये 96 तक हम लोग देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने कॉलम बनाया, कॉलम में लिया है ईयर का, दूसरे में हमने प्राइस ऑफ शुगर ले लिया जो कि रुपीज़ में है। देन 5 years मूविंग एवरेज, मूविंग टोटल, 5 years मूविंग टोटल है, पंचवर्षीय चल योग बोलेंगे, पंचवर्षीय चल योग। तो ये पंचवर्षीय चल योग हो गया। अब देखिए 5 वर्ष का हमको चल माध्य निकालना है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 हम 5 तक लेंगे। ठीक, 1 2 3 4 हमको जोड़ना रहेगा, जो दूसरा चर का मूल्य रहता है उसको हम जोड़ते हैं, है ना। 5 years मूविंग एवरेज का जो योग होगा, जो टोटल होगा पंचवर्षीय चल योग जो होगा वो होगा 1 2 3 4 5। इन पाँचों को आप जोड़ेंगे तो आएगा 135। आप करके देखिएगा 135। अब ये जो 135 आया, 135 आया, उसको कहाँ लिखना है? तो उसको आप कहाँ लिखेंगे? बीच में लिखना है। मतलब आप n+1
अपॉन 2 करेंगे तो 5 + 1 अपॉन, तो ये आपने देखा था, मैंने आपको जस्ट थोड़ा दिन पहले जो फॉर्मूला बताया था, 5 + 1 अपॉन 2 तो 6/2 = 3, यानी तीसरे वर्ष के सामने 1 2 छोड़ देंगे, देखो डैश डला हुआ है, 2 में डैश डला है, और तीसरे वर्ष के सामने मैंने उसको लिख दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है, तीसरे वर्ष के सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अब वैसे भी आप देखिए 2 ऊपर का छूटा, 2 नीचे का, 5 में, तो ये बीच, तो बीच वाला आ रहा है, तीसरा वाला बीच आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर का एक छोड़ देंगे, ऊपर वर्ष का जो मूल्य उसको छोड़ेंगे। अब 25, 33, 30, 1 2 3 4 27 और 35 यहाँ तक ले लेंगे। 25, 33, 30, 27, 35 इसको टोटल करें तो आया 25, 33, 30, 27, 35 जोड़े तो आया 150। अब इसको हम लिखेंगे कहाँ, ये यहाँ जस्ट उसके नीचे, अब गैप नहीं होगा, उसी के नीचे आ जाएगा। देखो 25, 33 को छोड़ करके हमको तीसरे में लिखना, ये आ गया तीसरे में, ठीक है ना। इधर भी 2 छूटा है, ऊपर भी 2 छूटा है, एक बीच में आ गया। अब कंटिन्यूएशन में आएगा, अब 25 छूट जाएगा, 33, ये 2 मैंने छोड़ दिया, 33, 30, 27, 35 और ये 40 यहाँ तक लिए, 1 2 3 4 5 इसका टोटल किए तो आया 165, और ये आ जाएगा, ये देखो 165, ये 2 छूटे, 2 छूटे, ये बीच में आ गया, है ना। तो इस प्रकार से आप ऊपर का वर्ष छोड़ेंगे और फिर आप 1 2 3 4 5 जोड़ेंगे और लिखेंगे यहाँ 175, फिर 30 को छोड़ देंगे और ये 1 2 3 4 5 नया वर्ष आप जोड़ते जाएंगे, पिछला ऊपर का वर्ष को छोड़ते जाएंगे और लिखेंगे 180 बीच में। तो इस तरह से आप देखेंगे, ऊपर का 2 वर्ष छोटा क्योंकि बीच में लिखना है, 5 वर्षीय है तो बीच में लिखना करके तीसरे के सामने 2 वर्ष छूट गया, यहाँ भी 2 वर्ष आपका छूट जाएगा। अब ये मैंने योग करना बताया कि कैसे उसको योग करते हैं, पंचवर्षीय जो चल योग होगा वो कैसा होगा, ये इस तरह से आपको मिल जाएगा। अब हम 5 ईयर मूविंग एवरेज निकालना है, ठीक है। मूविंग एवरेज निकालने के लिए कॉलम 3 को कॉलम 3 को हम 5 से डिवाइड करें, क्योंकि पंचवर्षीय चल माध्य निकाल रहे हैं। तो ये जो कॉलम है जो हमको टोटल मिला है, इस टोटल को हम हर एक को डिवाइड करेंगे 5 से, ठीक है। क्योंकि हम जितने वर्षीय हम निकालेंगे उसको उतने वर्ष से भाग देंगे। 135 को 5 से भाग दिएंगे 27 आएगा, 150 को 5 से भाग दिए थे इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर। 165 को 5 से डिवाइड करेंगे 33, तो अब 175 को 5 से तो 35, 180 को 5 से तो 36। इस प्रकार से आपको मूविंग एवरेज निकल जाएगा। तो जितने वर्ष का रहेगा उतने वर्ष का आप पहले योग करना, योग को लिखना और सीधा उस योग को उतने वर्ष से डिवाइड, 3 है 3 वर्ष 3 से, 7 वर्ष 7 से, इस तरह से आप उसको निकाल लेना, ठीक है। अब जब ये निकल जाएगा, ये आपका कैलकुलेशन जब आपका हो जाएगा, ठीक है, तो अब हम उसको प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ओ एक्स अक्ष में हमने ये देखिए, ओ एक्स अक्ष में हमने ईयर ले लिया है, ओ वाई अक्ष में प्राइस को ले लिया, जो शुगर का प्राइस है, शक्कर की जो कीमत है ओ वाई अक्ष में ले लिया, ठीक है। सबसे पहले हमेशा, चाहे वो अर्धमध्यक हो, चाहे वो मुक्त हस्त वक्र यानी फ्री हैंड का मेथड हो, सेमी एवरेज मेथड हो, और ये मूविंग एवरेज या चल माध्य, कोई भी रीति में आप देखिएगा, सबसे पहले हमको प्लॉट करना पड़ता है एक्चुअल वैल्यूज़ को जो क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान में रख कर के आप पैमाना मान लेना, और पैमाना के आधार पर कि कितना सेंटीमीटर, कितना वर्ष, कितना सेंटीमीटर आपने इसको प्राइस को लिया है, मैंने यहाँ देखो लिया है, ठीक है। और उसके बाद मैंने पहले एक्चुअल प्राइस को ड्रॉ कर लिया है, जो ऐसे स्ट्रेट लाइन से बना है, इसको जोड़ती गई मैं। उसके बाद फिर मैंने क्या किया है, जो मूविंग एवरेज मिला है, मूविंग एवरेज यानी आपको 2 चीज़ को ड्रॉ करना है। जब आप ड्रॉ करेंगे तो एक ये वाला होगा और एक लास्ट वाला। पहले ईयर के साथ आप इसको शो करेंगे, ईयर के साथ
आप जब ड्रॉ करेंगे तो इस ईयर के साथ पहले इसको ड्रॉ करेंगे, फिर इस ईयर के साथ फिर आप इसको ड्रॉ करेंगे। तो आप बहुत ध्यान से इसको कीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया है। देखें, फिर मैंने क्या किया उसी ईयर में, अब 82 83 में तो कुछ नहीं है, ठीक है, 82 83 में नहीं, 84 में हमारे को मिला है 27 लेना है। तो 84 में हमने कितना ले लिया, 27। ये 27 मैंने 84 में ले लिया। फिर आप 85 में 30 ले लेना, 85 में 30, और इस तरह उसको हर डॉट को आप डैश डैश से ऐसे मिला लेना, ठीक है। तो जब आप मिला लेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये वाला जो डैश डैश है ये उपनति रेखा है, ये उपनति रेखा जिसको हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं, है ना। और ये है एक्चुअल डेटा कर्व, ट्रेंड लाइन है, और ये एक्चुअल डेटा कर्व, मूल समांक वक्र। तो याद रखिएगा, एक बार और बता दूं, मूविंग एवरेज में जो ईयर है उसके साथ पहले आप प्लॉट करेंगे प्राइस को, ठीक है, यानी जो ओरिजिनल डेटा है जो क्वेश्चन में रहेगा, और फिर उसके बाद आप डैश डैश रेखा से प्लॉट करेंगे जो दूसरा, ये डैश डैश से जो आपको एवरेज मिलेगा। ईयर को ध्यान में रख कर के करना, लास्ट का ईयर आपका 95 96 भी आपका छूट जाएगा। तो इस प्रकार ये होता है मूविंग एवरेज। एक क्वेश्चन और बताती हूँ, एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, उसके बाद फिर लास्ट आपका एक मेथड जो है वो बच जाएगा, जिसको मैं आप लोग को अगले नए वाले वीडियो में आपको बताऊंगी। यहाँ देखिए, चल माध्य यानी मूविंग एवरेज मेथड। निम्न समंकों से 3 वर्षीय चल माध्य की सहायता से प्रवृत्ति मूल्य ज्ञात कीजिए। फाइंड ट्रेंड वैल्यू विद द हेल्प ऑफ 3 ईयरली मूविंग एवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये ईयर आपके सामने, ईयर थोड़ा लंबा है तो मैंने इसको 2 भाग में ऐसा कर लिया। 75 से लेकर के 89 तक है। बिक्री 1000 टनों में, सेल्स इन 1000 टन्स। तो ये साथ में हर एक ईयर के साथ में जो टन्स 1000 में है उसको ये दिया गया है। तो अब हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पर ईयर को लिया है। देखिए, ये 3 वर्षीय, इसके पहले मैंने आपको 5 वर्षीय जो था आपको दिखाया। ईयर में मैंने 75 से लेकर के 89 तक सारा मैंने यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। अब इसके बाद जो बिक्री है उसको भी हमने क्वेश्चन से उतार लिया, ठीक। अब 3 वर्षीय योग, सबसे पहले देखो यहाँ पर पूरा क्लियर है, 3 वर्षीय 3 इयर्स मूविंग एवरेज, और उसके बाद 3 वर्षीय चल माध्य 3 इयर्स मूविंग एवरेज। पहले टोटल योग फिर उसका माध्य। यहाँ पर हमको 3 वर्षीय लेना है, तो 3 वर्षीय 75 76 77, तो उनके मूल्य है 579। टोटल आया कितना, 21। जोड़कर आप देख लेना, 21 लिखेंगे कहाँ, बीच में, यानी n+1/2। तो ये है आपका 3+1/2, तो 4/2 = 2। तो दूसरे वर्ष के सामने आपने लिख दिया। वैसे भी इन 3 वर्ष में बीच दूसरा वाला ही बीच में आता है। फिर हम ऊपर का एक इसको छोड़ दिए, ठीक है, मूल्य को। अब दूसरे से लेंगे, 1 2 3, हम 7 9 12 को जोड़ा, 28 आया। अब वो लिखाएगा बीच वाले में, 3 के बीच में ये आया 28 लिख दिए। फिर 7 को छोड़ दिए, अब नीचे से एक बढ़ाएंगे, 9 12 और 11 ले लिए, है ना। फिर जो टोटल आया 32 लिखे उसको, 9 12 11 में आप देखेंगे बीच वाला 78 जो ईयर वो आ रहा है शायद मेरे ख्याल से, है ना। तो उसके सामने हमने लिख दिया 32। तो अब ये कंटिन्यूएशन में आएगा, ऊपर का 1 वर्ष छूटेगा, नीचे का 1 वर्ष छूटेगा, ठीक है। 5 वर्ष में आपने देखा ऊपर का 2 छूटा था तो नीचे का भी 2। तो इस तरह से ये आपका टोटल निकल जाएगा, योग निकल जाएगा।
हमेशा बीच में लिखना, ठीक है। और एक बार स्टार्ट होगा तो वो फिर कंटिन्यूएशन में ही आता है, गैप नहीं होता है। अब चल माध्य 21 को किस से भाग दे दिए हैं, ये जो 21 मिला इसी को मैंने 3 से भाग दे दिया तो 7 आया। 28 को 3 से भाग दे दिया तो 9.3333 आया तो 9.33 ले लिया। 32 को 3 से डिवाइड किया तो 10.666 आ रहा था, एक मैंने बढ़ा दिया 10.67 ले लिया। 33 को 3 से भाग दिए तो 11 है। तो इस तरह से जो भी योग होगा उसको जितना वर्ष का चल माध्य निकालना उससे डिवाइड करना तो आपको मूविंग एवरेज मिल जाएगा। तो हमेशा पहले योग, जितने वर्ष का योग लेना और बीच में लिखना और फिर उसका माध्य निकालना, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको ड्रॉ किया है। पहला जो ईयर है, ईयर के अनुसार ये देखो जो सीधी रेखा में है, ये जो सीधी रेखा में है ये है मूल समक वक्र, ये मूल समक वक्र है जो ऊपर नीचे इस तरह से ये दिखाता है ना। इसमें जो ट्रेंड लाइन है वो भी लगभग उसी के समान रहता है। ये डैश डैश के ये है ट्रेंड लाइन जिसको उपनति रेखा बोलते हैं, है ना, उपनति रेखा। तो मूविंग एवरेज में ये भी मूव ऐसे रहता है, सीधी रेखा के रूप में नहीं रहेगा, ये भी उसी तरह रहेगा। और उसको मैंने डैश डैश लाइन से, यानी ये जो डैश डैश लाइन है ये ट्रेंड लाइन है और जो सीधी रेखा से दिखा है ये है मूल समक वक्र, इसको बोलते हैं एक्चुअल डेटा कर्व, ठीक है। तो इस तरह से इसमें भी आपने देखा है। और इसके पहले का जो डायग्राम है उसके पहले के डायग्राम में भी आपने देखा था कि कैसे उसको जो बनाए थे वो रेखा कैसी थी, इसी तरह थी। देखो ये भी ऊपर नीचे है और जो मूविंग एवरेज वाला है वो भी उसी पैटर्न, लगभग उसी टाइप का है, वो सीधी रेखा के रूप में नहीं है। यहाँ भी देख लीजिए ये भी सीधी रेखा, तो ये पूरा ये कैलकुलेशन है, ये उसका डायग्राम है। जबकि आपने मुक्त हस्त वक्र रीति में देखा था, जो पहला मेथड था उसमें ये इस तरह हम मूल समक को जब ड्रॉ किए थे तो इस तरह उतार चढ़ाव दिखा था और फिर एक रेखा फ्री हैंड से बनाया था जो बीच से होते हुए जाती है, ये था, है ना। अर्ध मध्य का भी मैंने आप लोगों को डायग्राम बता दिया था कि कैसे होती है, दो डॉट्स को जोड़ करके वो रेखा बनाई जाती है। अर्ध मध्यक रेखा जो होती है आपको उसको भी मैंने बता दिया था, है ना। तो ये है आपका मूविंग एवरेज मेथड और मैंने वो भी आपको बता दिया है कि कैसे उसको बनाना है, मूविंग एवरेज को ग्राफ पेपर पर आप कैसे बनाएंगे। तो थैंक यू। अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आपका जो लास्ट है लिस्ट स्क्वायर मेथड है, यानी लिस्ट स्क्वायर मेथड, ये आपको मैं करके बताऊँगी, सॉल्व करके, फिर ये आपका चैप्टर लास्ट हो जाएगा। थैंक यू।